हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लेसन 12 जिसमें हम पढ़ेंगे प्रतिलिपिकरण, कॉपिंग। प्रतिलिपिकरण क्या है? तो किसी व्यवसायिक कार्यालय में बहुत से पत्र आते हैं और व्यवसायिक कार्यालय से बहुत से पत्र जाते हैं। तो जो पत्र बाहर से आते हैं वे तो कार्यालय में ही सुरक्षित रख लिए जाते हैं, लेकिन जो पत्र बाहर भेजे जाते हैं तो उसकी एक प्रति कार्यालय में रहनी चाहिए। यानी कि बाहर भेजे जाने वाले पत्रों की एक नकल तैयार करके और उसको कार्यालय में सुरक्षित रख लिया जाता है, ताकि भविष्य में कभी भी उसकी जरूरत पड़े तो उसको जो है प्राप्त किया जा सके, यानी कि वो पेपर हमको मिल सके। तो प्रतिलिपिकरण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी पत्र बाहर भेजे जाते हैं उन पत्रों की नकल तैयार करते हैं और उसको अपने कार्यालय में सुरक्षित रख लेते हैं भावी संदर्भ के लिए। तो देखिए, प्रतिलिपिकरण का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ कॉपिंग। तो प्रतिलिपिकरण एक ऐसी कला है जिसके द्वारा कोई व्यापारिक कार्यालय बाहर भेजे जाने वाले पत्रों की नकल तैयार करता है और अपने कार्यालय में सुरक्षित रखता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिलिपिकरण एक ऐसी कला है जिसके द्वारा कार्यालय से बाहर भेजे जाने वाले पत्रों की नकल तैयार की जाती है और उसे कार्यालय में सुरक्षित रख ली जाती है। या हम इसे इस प्रकार कहें कि किसी व्यापारिक कार्यालय से बाहर भेजे जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपि या नकल तैयार करने की क्रिया को ही हम प्रतिलिपिकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिलिपिकरण का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब है प्रतिलिपिकरण के उद्देश्य तथा लाभ। प्रतिलिपिकरण के उद्देश्य क्या हैं? हम क्यों जो है किसी भी पत्र की प्रतिलिपि तैयार करते हैं जो कार्यालय से बाहर भेज रहे हैं, तो उसके उद्देश्य क्या हैं और उससे लाभ क्या है। तो देखिए, इसमें जो प्रतिलिपिकरण के उद्देश्य तथा लाभ है उसमें पहला है विक्रय शर्तों का पालन। इसमें क्या होता है, क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच में कुछ व्यापारिक शर्त रखी जाती है और उसी शर्तों के अनुसार वस्तुओं का क्रय विक्रय या जो है क्रेता जो है उसका भुगतान करता है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो प्रलेख तैयार हुआ है विक्रय शर्तों से संबंधित उसकी नकल एक रख लिया जाए और जो है उस नकल को रख लेने से दोनों पक्षों को लाभ होगा, क्योंकि भविष्य में अगर कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो उस शर्त की कॉपी को हम दिखा करके और ऐसे मतभेदों को दूर कर सकते हैं। दूसरा है भावी संदर्भ में सुविधा। अगर भविष्य में कभी भी अगर जो है इस तरह के शर्त या भेजे जाने वाले पत्रों की जरूरत महसूस होती है तो उसको प्राप्त किया जा सके संदर्भ में, यानी कि भावी संदर्भ में, यानी भविष्य में कभी भी उसकी आवश्यकता पड़े उस क्या पत्र की, तो उसका लाभ हम उठा सकें। तीसरा है आए हुए माल की जांच करने में सुविधा। इसके अंतर्गत जो भी माल बाहर से आते हैं, यानी कि जो हम आदेश दिए थे, आदेश के अकॉर्डिंग जो माल हमारे पास आया है व्यापारिक कार्यालय में, तो उसकी हम मिलान करते हैं कि पिछले ऑर्डर में या आदेश में हमने किन किन वस्तुओं का आदेश किए थे। तो जिन वस्तुओं का आदेश किए थे वे वस्तुएं हमको प्राप्त हो रही हैं कि नहीं। चौथा है माल के लिए ऑर्डर मंगवाने में सुविधा। माल के लिए ऑर्डर मंगवाने में सुविधा। कभी कभी क्या होता है, कोई क्रेता लंबे समय से व्यापारिक कार्यालय को पत्र नहीं लिखता है, यानी कि माल का ऑर्डर नहीं करता है, तो हम उसके पिछले रिकॉर्ड को देख करके, यानी कि इसके पहले जो हम पत्र व्यवहार किए हैं तो उसकी नकल रखी गई है, उसकी नकल की सहायता से उसका नाम पता फोन नंबर लेकर के और हम उससे बात कर सकते हैं और जो है फिर उसे हम माल मंगवाने के लिए उसको प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा है नया पत्र भेजने में आसानी। कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी ग्राहक को या किसी दूसरे व्यापारिक कार्यालय में पत्र लिखते हैं तो पुराने जो भेजे गए पत्र हैं उन पत्रों का भी अवलोकन करना पड़ता है, यानी कि जो नया पत्र हम भेजते हैं उसको हम संक्षेप में लिखते हैं और जो शेष बात होती है जो पहले वाले पत्र के द्वारा उनको हमने मैसेज किया है तो उसका भी अवलोकन करते हैं
और उसको देख करके हम क्या कर सकते हैं, उसी को हम रिमाइंड कर सकते हैं, यानी कि उसको हम दोहरा सकते हैं या फिर जो है याददाश्त के रूप में हम उनको भेज सकते हैं। तो नया पत्र भेजने में आसानी। छठा है आदेश को दोहराने में सुविधा। कभी कभी हम किसी दूसरे व्यापारिक कार्यालय में पत्र लिखते हैं, किसी वस्तु के आदेश के लिए आदेश पत्र लिखते हैं, तो हम पिछले जो आदेश है उसी आदेश को क्या करते हैं, दोहरा देते हैं। तो ऐसा काम करने के लिए भी यह जरूरी है कि जो पिछला आदेश पत्र गया है उस आदेश पत्र की एक नकल कार्यालय में होनी चाहिए, तो आदेश को दोहराने में भी सुविधा रहती है। और सातवां है उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होना। जो भी पत्र हम भेजे हैं और जो पत्रों की प्रति अपने पास सुरक्षित रखे हैं उसकी नकल, तो उसके द्वारा हम उपयोगी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उसका पता क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, पिछले पत्र में हमने क्या लिखा है और उसके बाद हमको किस प्रकार से कोई पत्र भेजना चाहिए, तो ऐसी उपयोगी सूचनाएं भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और आठवां है विवादों को निपटाने में सुविधा। कभी कभी क्रेता और विक्रेता के मध्य में विवाद उत्पन्न हो जाता है, क्रय विक्रय शर्तों को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी हम क्रय विक्रय के शर्तों से संबंधित जो भी पत्र लिखे हैं या पल्लेख तैयार किए थे और उस ग्राहक को दिए थे, तो उसकी एक प्रति अपने कार्यालय में होनी चाहिए, ताकि जो भी विवाद उत्पन्न हो रहा है क्रेता और विक्रेता के बीच में, तो उस विवाद को हम निपटा सकें। और नवा है लिखित प्रमाण के रूप में प्रयोग। कभी कभी क्रेता और विक्रेता के मध्य में जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं वो इतने जटिल हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं कि विवाद जो है न्यायालय तक पहुंच जाते हैं। तो यह जरूरी है कि जो भी क्रय विक्रय या भुगतान के संबंध में जो भी शर्त बनी है और उसकी जो प्रतिलिपि तैयार करके हमने रखा है, तो ऐसे प्रतिलिपि को यानी कि ऐसी नकल को हम न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करके और अपनी पक्ष रख सकते हैं और आपसी विवादों से हम निपट सकते हैं। तो ये रहा प्रतिलिपिकरण का अर्थ और प्रतिलिपिकरण के उद्देश्य तथा लाभ। अब हम पढ़ेंगे आदर्श प्रतिलिपि के गुण या विशेषताएं। यानी कि जो भी हम प्रतिलिपि तैयार करते हैं तो सबसे आदर्श प्रतिलिपि या सबसे अच्छी प्रतिलिपि हम किसे कहेंगे। तो आदर्श प्रतिलिपि की विशेषताएं हैं जो यहाँ दिखाई गई हैं। पहला है सरलता। प्रतिलिपि लेने की विधि ऐसी होनी चाहिए जिसको हम किसी भी व्यक्ति को यानी कि एक सामान्य बुद्धि वाले कर्मचारी या व्यक्ति को भी प्रतिलिपि लेने की विधि को आसानी से हम समझा सकें। यानी कि प्रतिलिपि लेने की विधि बहुत आसान होनी चाहिए ताकि एक समान बुद्धि वाला व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सके। दूसरा है एक रूपता। प्रतिलिपि जो है वह मूल प्रति के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि जो मूल प्रति है और उसकी जो प्रतिलिपि है दोनों में एक रूपता का गुण होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको हम प्रमाण के रूप में न्यायालय में भी प्रस्तुत कर सकें। मितव्ययिता। प्रतिलिपि लेने के लिए जितने भी यंत्र हैं, मशीन हैं, वे सस्ते होने चाहिए ताकि उसका प्रयोग एक बड़ा व्यवसायी या छोटा व्यवसायी दोनों व्यवसायी ऐसी विधि को या ऐसे यंत्र का प्रयोग कर सकें। चौथा है स्वच्छता तथा स्पष्टता। जो भी प्रतिलिपि हम लेते हैं वह स्वच्छ होनी चाहिए और वह स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उसको आसानी से पढ़ा जा सके और समझा जा सके। पांचवा है लोच। जो भी प्रतिलिपि है प्रतिलिपि में लोच का गुण होना चाहिए। यानी कि जो भी विधि हम अपनाते हैं उसमें क्या होना चाहिए, लोच का गुण होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको उसकी कार्य क्षमता को हम घटा सकें या बढ़ा सकें। छठा है टिकाऊपन। प्रतिलिपि में टिकाऊपन का गुण होना चाहिए। यानी कि जो भी प्रतिलिपि का पेपर है और वह स्याही है वह अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए ताकि उसको लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकें। सातवां है समय तथा श्रम की बचत। जो भी प्रतिलिपि लेने की जो विधि है वह ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम समय तथा कम से कम श्रम लगे। यानी कि समय तथा श्रम की बचत होनी चाहिए। आठवां मूल पत्र की सुरक्षा। प्रतिलिपि लेने की जो विधि है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो मूल पत्र है जिसकी प्रतिलिपि हम निकाल रहे हैं ले रहे हैं वह खराब न होने पावे यानी कि सुरक्षित रहे। और नवा है जालसाजी की संभावना का अभाव। प्रतिलिपि
लेने की विधि ऐसी होनी चाहिए कि वह जो है उसमें किसी भी प्रकार की जालसाजी की संभावना न हो, और समान हस्ताक्षर जो मूल प्रति है और जो उसकी प्रतिलिपि है दोनों पर हस्ताक्षर एक ही कर्मचारी के होने चाहिए। यानी कि जो भी हस्ताक्षर है दोनों पर एक ही व्यक्ति के या एक ही अधिकारी के होने चाहिए। तो ये हो गया आदर्श प्रतिलिपि के गुण या विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे प्रतिलिपिकरण की विधियां। वो कौन कौन सी विधियां हैं जिसकी सहायता से हम प्रतिलिपि लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्रतिलिपिकरण की 6 विधियां दिखाई गई हैं। पहला है हाथ से प्रतिलिपि लेना, और दूसरा है दाब यंत्र से प्रतिलिपि लेना, तीसरा है कार्बन पेपर द्वारा प्रतिलिपि लेना, चौथा है रोटरी मशीन द्वारा प्रतिलिपि लेना, और पांचवा है फोटो स्टेट मशीन द्वारा प्रतिलिपि लेना, और छठा है कंप्यूटर द्वारा प्रतिलिपि लेना। तो इसमें आप पढ़े आदर्श प्रतिलिपि के गुण और प्रतिलिपिकरण की विधियां। उम्मीद है ये पूरा समझ में आ गया होगा।